आज हम लोग इरोजनल लैंड फॉर्म्स में डेजर्ट लैंड का आज ट्रांसपोर्टेशंस पढ़ेंगे कि डेजर्ट लैंड में कैसे परिवहन होता है और कैसे निक्षेपण की क्रिया होती है। यानी आज हम लोग का मूल टॉपिक्स है कि डेजर्ट एरिया में कैसे परिवहन होता है, बालू वगैरह कैसे परिवहित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है और किस तरह से वहाँ पर निक्षेपणकृत या डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा आते हैं पवन का निक्षेपण कार्य देखते हैं। तो पहले पवन का परिवहन देख लें। पवन का परिवहन इस पर हम लोग आते हैं। पवन का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड्स। तो इसके बारे में हम पढ़ें कैसे विंड्स करता है। जितने ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट हैं, जैसे कि ये ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट क्या होता है। ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट पहले क्या होता है। ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट का मतलब होता है कि वह एजेंट कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे वाटर। ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट को थोड़ा सा देख लीजिए। ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट क्या होता है। ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट, तो ये ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट में जैसे विंड हो गया, एक एजेंट है। वाटर हो गया, वाटर देखते हैं क्या करता है, पर्वत को काट देता है। मैदान प्लेन एरियाज में भी देखेंगे वहाँ काट देता है, तो तमाम रॉक्स को काट देता है, सरफेस को काट देता है, मिट्टी को काट देता है। तो वाटर एक ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट हो गया। इसी प्रकार से विंड भी क्या करता है, पर्वत को काट दे रहा है, पथरीला भूभाग को काट दे रहा है लॉन्ग प्रोसेस में। इसी प्रकार से आप देखेंगे ग्राउंड वाटर भी एक ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट है। ग्राउंड वाटर पानी के अंदर जमीन को काट दिया, ग्राउंड वाटर। इसी प्रकार से ग्लेशियर भी आपका क्या है, ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट है। आप देखेंगे सी करंट, तो वो भी आपको काटेगा। समुद्री भाग में जो लहरें वगैरह चल रही है, समुद्री लहरें वगैरह, तो वो भी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ग्लेशियर एरियाज में भी ये सब क्या है, ये ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट है। ये सब वहाँ पर ग्लेशियर एरियाज में भी हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। ये सब ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट है। विंड भी उसमें से एक है एजेंट, जो अपर्दन भी करता है, तो निक्षेपण भी करता है। जैसे वाटर केवल इरोजन नहीं करता है, वाटर डिपोजिट भी करता है। वाटर तमाम डिपोजिशनल डेल्टा बनाता है, एस्चुरी बनाता है, तमाम आकृति बनाता है, एलुअल फैन बनाता है, कोन बनाता है। तो इस तरह से विंड भी थोड़ा, विंड भी क्या है, ये विंड भी हम लोग का ज्योमोर्फोलॉजिकल एजेंट है, लेकिन ये ऑन एजेंट से डिफरेंट है। ये डिफरेंट किस मामले में, जैसे आप देखेंगे वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर का अपना ढाल है, ढाल के अनुरूप होता है, उसका एक निश्चित ढाल के अनुरूप दिशा चलता है। जैसे जैसे ढाल मिलती जाएगी पानी अपना बहती जाएगी, वाटर स्लोप के अनुसार चलता है। विंड का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किधर विंड चलेगा, विंड का कोई फिक्स नहीं है। आप जानते हैं विंड चलता क्यों है। विंड में जब भी लो प्रेशर हाई प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल देती है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, इनडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट डायरेक्शन है इसका, अनिश्चित दिशा। अनिश्चित दिशा होने से इसका परिवहन भी अनिश्चित है। ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इनडिफिनिट, डायरेक्शन इनडिफिनिट है। तो इसके पीछे उसका कारण क्या है, डायरेक्शन इंडिफिनिट है उसका, तो हाई प्रेशर लेकर लो प्रेशर इसका कारण हो गया। और इसके कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी इंडिफिनिट है। तो ये हम लोग फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं। ऐसे देखिए विंड का डायरेक्शन जो है, विंड डायरेक्शन यहाँ पर ये क्या आपको दिखा रहा है, इंडिफिनिट दिखा रहा है। तो विंड का डायरेक्शन इंडिफिनिट है, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जा रहा है, इंडिफिनिट हो जा रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन भी इंडेफिनिट है, कहाँ परिवहन होगा, किस रूप में परिवहन होगा, और हो गया तो तुरंत चेंज भी हो जाएगा, स्लोप ही बदल जाएगा, ऐसा भी होगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में आपको दिखता है। चलिए हम लोग ये जान चुके हैं, आते हैं हम लोग और देखते हैं भी कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये हम लोग देखते हैं। तो व्हील का भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको देखेंगे 3 तरह से होता है। जैसे आप देखेंगे सस्पेंशन, हिंदी में इसको निलंबन कहते हैं। निलंबन सस्पेंशन क्या है, निलंबन क्या है? जैसे मान लीजिए धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स यह ये एयर है, एयर में कैरी कर रहे हैं, लटके हुए हैं। हवा में ये क्या हो रहा है, लटका हुआ, हवा में लटका हुआ। तो जो हवा में लटका हुआ रहेगा वो सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन में देखेंगे कितने mm का कण रहता है, ये 0.2 mm से कम होता है, यानी कण का साइज 0.2 mm से कम होगा तो वो सस्पेंशन में आएगा। उसके बाद देखेंगे साल्टेशन। ये साल्टेशन क्या होता है? साल्टेशन देखेंगे 0.2 mm से बड़ा रहता है, 0.2 mm से बड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, 0.2 mm से बड़ा होता है। इस तरह को हम लोग साल्टेशन कहते हैं। ये क्या होता है, ये जंप कर चलते हैं, कूद कर चलते हैं, फ्रॉक की तरह, मेढक जैसे कूद कर यहाँ बैठा है, जंप करके यहाँ चला गया, फिर बैठा है ऐसे जंप करके चला गया। तो जो 0.2 mm से बड़े पत्थर हैं जमीन पर पड़े हुए, हवा के झोंके से वो उड़ के जंप कर चलते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, साल्टेशन करते हैं। और थर्ड जो है ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं हिंदी में। इसमें खींच कर चलता है, खींच कर। तो यहाँ देखेंगे खींच कर चलता है। यहाँ पर जैसे रॉक्स को बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ पर देखेंगे बड़े आकार के पत्थर हैं, बड़े आकार के साइज में लार्ज इन साइज है। तो बड़े आकार के हैं तो इनका क्या होगा, कर्षण होगा। इनको पुश कर हवा जमीन पर इनको खिसका कर ले जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं व्हील का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 प्रोसेस में होता है, सस्पेंशन होता है, साल्टेशन होता है और ट्रैक्शन होता है। 0.2 mm से जो कम आकार के कण होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, वो सस्पेंशन हो गया। साल्टेशन में क्या हो रहा है, जंप रॉक की तरह जंप कर चल रहा है कंकड़ पत्थर। तो जो हवा से जंप कर चल रहा है वो साल्टेशन हो गया। और ट्रैक्शन में क्या हो गया, बड़े पत्थर खिसका कर जो चल रहे हैं उसको हम लोग ट्रैक्शन करते हैं। और क्या होता है व्हील्स के ट्रांसपोर्टेशन में, और जरा सा पॉइंट्स देख लीजिए। और पॉइंट्स में अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें देखेंगे पवन द्वारा परिवहन। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका डायरेक्शन इंडिफिनिट होता है। तो डायरेक्शन इसका जो देखेंगे, डायरेक्शन इंडिफिनिट रहता है। ये आपको जो मैथमेटिकल जेट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर डायरेक्शन इंडिफिनिट है, तो कभी धूल कण को या टीला को उधर खिसका के ले गया, कभी इधर ले गया, कभी बालू को इस ढाल से और आगे ले गया बढ़ा कर। तो इस तरह से होता है, किसी भी दिशा में जा सकता है। अच्छा, एक बात और इसमें हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन तो इंडिफिनिट होता ही है। अन्य पर्दन देखेंगे कि बहकर अपने आसपास, यानी मान लीजिए कि कोई नदी बह रही थी तो नदी तो अपने आसपास ही मिट्टियों को जमा करती है, अपनी घाटी में ही करती है। लेकिन पवन का ये बात अलग है। पवन यहाँ की मिट्टी को बहुत दूर तक निक्षेपित करेगी। जैसे आप देखेंगे मिडिल एशिया से मिट्टी उड़कर और वो जाकर निक्षेपित हो जा रहा है उत्तरी पश्चिमी चाइना में।
मंगोलिया में, वहाँ मिट्टी जाकर जमा हो जा रही है। तो यानी ये ऐसे अपरदनकृत, ऐसे निक्षेपित भूभाग होते हैं, अपर निक्षेपित वहाँ से उड़ा कर ले गया और निक्षेपित कहीं दूसरे जगह कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वो अपने ही क्षेत्र में नहीं है, वो दूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर निक्षेपित हो रहा है, यानी वो अपने स्थान में सीमित नहीं होते। ये इसका जो परिवहन होता है वो अपने स्थान में सीमित नहीं है, अपने ही स्थान पर सीमित नहीं है, वो बहुत दूर तक चला जाएगा, अपने स्थान पर सीमित नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड इन इट्स लैंड्स, इट एक्सटेंडेड इन वेरी फार अवे, like the soils of Middle Asia deposited in Gobi Desert in China and Mongolia। तो इस तरह का चीज़ आपको पवन का ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनका परिवहन होता है अपने स्थान में सीमित न होकर बल्कि दूरवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है। डायरेक्शन भी देख रहे हैं इनका इंडिफिनिट होता है। तो ये सब हम लोग देख पा रहे हैं। परिवहन इनका मल्टी डायरेक्शनल होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन और देखेंगे ये कौन सा है, मल्टी डायरेक्शनल। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि जो पवन द्वारा परिवहन होता है उसमें निलंबन सस्पेंशन का प्रोसेस है, उसमें साइक्लेशन का प्रोसेस है, ट्रैक्शन का प्रोसेस है, डायरेक्शन इंडिफिनिट है और अपने स्थान पर सीमित नहीं है बल्कि वह कहीं और आपको जा सकता है, बहुत दूर चला जाएगा। मध्य एशिया का बालू जाकर चाइना में जाकर डिपोजिट हो रहा है, तो इस तरह से आपका चीज मिलेगा और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड्स हम लोग का इतना ही पॉइंट, 6 पॉइंट हम लोगों का है जिससे हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं पवन का परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू विंड्स क्या होते हैं। इसको इतने से आप समझा सकते हैं कि कौन कौन सा वहाँ पर पराक्रम चल रहा है। तो ये हम लोग का पवन का परिवहन पर टॉपिक खत्म हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा अगला पॉइंट चलते हैं। अब हम लोग पवन का निक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पवन का निक्षेपण। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और डेजर्ट एरियाज। ये भी बात है कहाँ का है, डेजर्ट एरियाज का, डेजर्ट रीजन। तो अगर डेजर्ट रीजन्स में हम लोग देखें हमारे पास क्या कंटेंट है डेजर्ट एरियाज में, तो डेजर्ट में हम लोग का महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, सैंड है। सैंड ही हम लोग के पास वहाँ सैंड का सी है, सैंड सी है। बालू का समुद्र है डेजर्ट में, बालू का समुद्र है, बालू का समुद्र है वो। तो डेजर्ट ऐसा होता है वहाँ बालू का समुद्र होता है। मार्ग में जहाँ ही पवन के मार्ग में, विंड के फ्लो में जहाँ भी ऑब्स्टिकल आएगा, बाधा आएगा, बाधा अवरोध, ऑब्स्टिकल जहाँ भी उसको गेन होगा तो सैंड क्या हो जाएगा, डिपोजिटेड होने लगेगा, बालू आपका गेदर होने लगेगा। और बालू गेदर हो गया तो वो क्या दे दिया, टीला का रूप दे दिया, टीला का रूप दे देता। तो जो पवन के मार्ग में अवरोध आ गए, वन आ गया, रास्ते में झाड़ी मिल गया, दलदली एरिया मिल गया, नदी के किनारे वाला क्षेत्र मिल गया, तो ये सब रुकावट के काम करते हैं। कोई मान लीजिए एक छोटा सा झील है, झील रुकावट कर देगा। वहाँ पर झील के किनारे आपको देखेंगे एक सैंड ड्यून्स मिल जाएगा। जैसे कभी मान लीजिए कि एक लघु गर्त है, छोटा सा गर्त है, उसके किनारे किनारे आपको बालू जमा हुआ हवा के द्वारा बहा कर लाकर किनारे किनारे जमा कर दिया। झील के किनारे बालू समुद्र के बीच में वो लघु गर्त है, वहाँ जमा कर दिया। आपको वहाँ पर एक सैंड ड्यून्स मिल जाएगा जिसको लूनेट भी कहा जाता है। हम लोग देखेंगे, लूनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर ये समझ में आया कि जो
पवन है, पवन बालू को निक्षेपित कर एक जगह जमा कर एक टीला जो बना दिया, जिसको हम लोग माउंट भी करते हैं, गैदर कर दिया बालू को एक जगह, तो गैदर करने से एक माउंट जो बन गया, टीला बन गया, इससे हमारा क्या बन जाता है, सैंड ड्यून्स बन जाता है, बालू का स्तूप बन जाता है। यही बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप कोई वैसा चीज नहीं है कि अलग तरह का है, वही बालू को एक जगह इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया, बालू का स्तूप बन गया। तो इस तरह की चीजें होते हैं। बालू का स्तूप देखेंगे तो बालू का स्तूप डेजर्ट में भी बनते हैं और समुद्र के किनारे भी बनते हैं या नदी के किनारे भी आपको बनते हुए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई तराई बेल्ट ले लीजिए, कोई भी नदी का, गंगा के भी किनारे अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि हवा वगैरह के द्वारा बालू छोटे छोटे रिपल्स के टाइप में, जैसे वाटर में आपको लहर, ऐसा लहर चलता हुआ मिलेगा, पानी का लहर जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, वैसा गंगा के किनारे देखेंगे, नदी के किनारे, वहां पर भी आपको बालू इस टाइप में लहर खाता हुआ नीचे भी दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या है, ये नदियों के किनारे, इसको हम लोग उर्मिका कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसी का नाम है रिपल, उर्मिका। तो ये उर्मिका क्या है, उर्मिका भी एक प्रकार का बालू स्तूप है, लेकिन ये डेजर्ट में नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि डेजर्ट में भी बनता है। बात याद रखना है, जब पवन धीरे धीरे चल रहा है तो बालू को लहरदार बना देता है। तो डेजर्ट में भी आपको उर्मिका दिखेगा, लेकिन नदियों के किनारे भी आपको ये रिपल दिखता है। ऐसा नहीं है कि केवल डेजर्ट में ही रिपल बनता है, ये रिवर के किनारे मिलेगा, सी के किनारे मिलेगा, कोई लेक्स के किनारे भी आपको रिपल दिख जाए। तो एक प्रकार का ये भी टीला ही है रिपल। तो आप देखें कि नदियों के किनारे भी सैंड ड्यून्स मिलते हैं। जैसे नदियों के किनारे भी कभी कभी आपको छोटे स्तर के बरखान टाइप के भी मिल जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे बरखान क्या होता है, मैं नहीं समझ पाएंगे उसको, बरखान क्या होता है, पढ़े नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पवन जो ये हम लोग का सैंड ड्यून्स का कॉन्सेप्ट है, केवल डेजर्ट में नहीं है, समुद्र, नदी, झील के किनारे भी हमारा बालू का स्तूप दिखता है। अब जरा सा हम लोग देखें तो हम लोग जैसा कि समझे जो लैंड में हम लोग सैंड ड्यून्स बनते हैं, ऐसा देखिए सैंड ड्यून्स हो सकता है, बहुत सारे कई प्रकार के होंगे, सब हम लोग ध्यान देंगे सैंड ड्यून्स कैसे किस किस शेप्स में होते हैं, तो सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उसमें हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि सैंड ड्यून्स बनाने में विंड का तो रोल है ही, विंड तो मूल एजेंट है, ओरिजिनल एजेंट तो विंड ही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे विंड से जो भी सैंड ड्यून्स बनते हैं उसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एवोलिन प्रोसेस करते हैं। एवोलिन प्रोसेस वायु द्वारा बन रहा है, तो वायु से एवोलिन बन गया है। एवोलिन प्रोसेस से जितने भी सैंड ड्यून्स बन रहे हैं वो एवोलिन प्रोसेस के सैंड ड्यून्स हैं। जल भी सैंड ड्यून्स बनाते हैं, नदियाँ भी सैंड ड्यून्स बनाती हैं, तो नदियों के द्वारा भी सैंड ड्यून्स बनाए जाते हैं, जिसको जलोढ़ प्रक्रिया द्वारा आप देखेंगे नदी या झील या समुद्र के किनारे सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। इसको हिंदी में देखेंगे कहीं कहीं सैंड ड्यून्स बालू का स्तूप को टिब्बा लिखा रहता है, कहीं कहीं टीला लिखा रहता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है, सब एक ही है। टिब्बा कहते हैं लोग, किसी को टीला कहते हैं, किसी को बालू का स्तूप कहते हैं हिंदी में, तो ये तमाम नाम हैं। अब जहाँ से हम लोग बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं, तो इसमें देखेंगे इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए सैंड ड्यून्स बनने के लिए। पहले तो रेत की अधिकता होनी चाहिए, रेत यानी सैंड की, रेत की अधिकता होनी चाहिए, अधिकता यानी ह्यूज अमाउंट में वहां सैंड्स पाया जाना चाहिए। पहला पॉइंट हम लोग को निकल के आ गया, ह्यूज अमाउंट में। फिर ह्यूज अमाउंट में यहाँ एम्पल अमाउंट में सैंड होना चाहिए, ये हम लोग को समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट हम लोग को दिख रहा है कि वहां पर तीव्र पवन वेग होना चाहिए, तीव्र पवन वेग, तीव्र पवन चलना चाहिए, तीव्र पवन वेग होना चाहिए, ये तीव्र पवन वेग यानी हाई स्पीड का वहां पर विंड होना चाहिए, हाई स्पीड विंड होना चाहिए। हाई स्पीड का विंड होगा तो ज्यादा बालू को ले जाएगा। और पवन मार्ग में अवरोध भी मिलना चाहिए, जैसे कहीं उसको ऑब्जेक्शन मिले, जैसे कहीं पेड़ और मिल जाए या कोई पत्थर का बड़ा सा टीला मिल जाए तो उसके किनारे किनारे वो इकट्ठा हो जाए, लेकिन अवरोध मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का वो अवरोध हो सकता है, जैसे पेड़ मिल जाए, झाड़ी मिल जाए, बड़ा सा पत्थर मिल जाए, टीला मिल जाए, तो इस प्रकार से उसको अवरोध मिलने की जरूरत है। तो मेन रूप से यही रेत की अधिकता, वहां पर खूब बालू ज्यादा हो, तीव्र पवन वेग हो, वहां पर हवा में क्षमता हो बालू को कैरी करने के लिए,
और उसको अवरोध मिल जाए तो बालू का स्तूप बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर अगले पॉइंट्स पर हम लोग ध्यान देंगे, कैसे बनता है उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इस तरह थोड़ा सा देखिए, एक हम लोग डायग्राम्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर बरखान जितने भी बालू का स्तूप बनते हैं, जितने भी सैंड ड्यून्स बनते हैं, ज्यादातर अभी बेसिक्स पर चल रहे हैं, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करके भी समझेंगे। जिधर से बालू प्रवाहित होकर आती है, इधर से मान लीजिए बालू, ये मूवमेंट ऑफ सैंड्स है, ये मूवमेंट ऑफ सैंड है, मूवमेंट ऑफ सैंड है, इधर से बालू ऊपर चढ़ा था। हवा का डायरेक्शन ऐसे है, यहां पर देख रहे हैं, ये टीला का जो विंड है सामने आ रहा है, तो यहां पर वर्टिकली बना रहा है एंगल, वर्टिकल एंगल बना रहा है, यानी लंबवत हो जा रहा है। हवा के लंबवत ये टीला का स्टार्टिंग फेस है। और ये कौन सा शेप में है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कॉन्वेक्स शेप का है। इस कलर का बदल जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये जो ऐसा टीला निकला हुआ है, ये कॉन्वेक्स शेप में है, कॉन्वेक्स है, उत्तर ढाल का टीला है। बालू यहाँ से ऊपर चढ़ा रहा है, और ये वाला जो फेस हम लोग देख पा रहे हैं, ये फेस यहाँ से वो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग स्लिप फेस कहते हैं। स्लिप फेस, ये स्लिप फेस है। यहाँ के बाद बालू क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, डाउन में आ जा रहा है, स्लम्पिंग डाउन। तो यहाँ पर नीचे आ रहा है स्लिप फेस। इसको हिंदी में फिसलना, स्लिप मीन्स फिसलना होता है, फिसल फ्लॉप कहते हैं, फिसल फ्लॉप। तो नॉर्मली आप सैंड ड्यून्स ऐसे ही देखेंगे, इस तरह का सैंड ड्यून्स आपको सी कोस्टल एरियाज के पास भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि केवल आपको डेजर्ट में ही दिखेगा। और नॉर्मली जैसे हम लोग डेजर्ट के पास जाते हैं, आपको पहले यही सब इस तरह का ही सैंड ड्यून्स दिखेगा। ये रेगिस्तान के किनारे वाले एरिया में ज़्यादा बनते हैं, या समुद्र के किनारे वाले एरिया में ज़्यादा बनते हैं, जहाँ ह्यूज अमाउंट बालू का भी बहुत नहीं है। आंतरिक मरुस्थल में आप देखेंगे थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, हम लोग आगे भी देखेंगे कि आंतरिक मरुस्थल में कैसा सैंड ड्यून्स बनते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं बिगिनिंग में, ये बालू का स्तूप जितने भी बनते हैं, ये वायु की दिशा में लंबवत होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है, वर्टिकल लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इस तरह के इनके प्रोसेस से बनने का भी, ये विपरीत वाला जो फलक है इनका गिरने वाला, यहाँ से जो गिरते बालू के नीचे से ट्रेवल करते रहते हैं, और इसी मार्ग से ये क्या होते हैं, फिसल रहे हैं, हवा उधर से आ रहा है, इनको इधर खिसका रहा है। तो इस तरह से आपको सैंड ड्यून्स का बनने का प्रोसेस है। मूलतः यही इसी प्रकार से ये बनते रहते हैं। थोड़ा और हम लोग आगे देखेंगे। ये हम लोग बेसिक की कॉन्सेप्ट समझ लिए कि सैंड ड्यून का सैंड कैसे मूव करता है और कैसे स्लिप फेस के द्वारा गिर जाता है, और इस तरह से ये ट्रैवल करता रहता है। तो ये हम लोग को समझ में आगे हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जरा सा विंड डायरेक्शन के आधार पर देखेंगे, उसका बेस क्या है, विंड डायरेक्शन है। विंड डायरेक्शन के आधार पर सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सैंड ड्यून्स टू टाइप्स के आपको मिलेंगे, टू टाइप्स के सैंड ड्यून्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, जबकि दूसरे वाले को लैटिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स कहते हैं, लैटिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। तो ये होता है लैटिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स
हिंदी में इसी के लिए देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स का क्या नाम है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप इसको हिंदी में कहते हैं। इसी का नाम इसका क्या है, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है बालुका स्तूप है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये दो प्रकार के होते हैं। जरा से ये देखिए, ये जो भी सैंडल्स बनता है, ये लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स क्या होता है, ये एयर के पैरेलल होता है, एयर के पैरेलल बनता है, समानांतर बनता है, एयर के पैरेलल बनता है। यानी जिस दिशा में वो सैंडल्स बनता है हवा उसके समानांतर चल रही है इस वाले में। और यहाँ पर जो हम लोग अभी पिछला वाला देखे थे, यहाँ पर वर्टिकल होती है। जैसे यहाँ एक मान लीजिए सैंडल्स बन रहा है, ऐसे एक सैंडल्स हम लोग यहाँ पर बनाकर देख रहे हैं, यहाँ हवा इधर से चल रही है, वर्टिकली है। तो इस तरह का आपको यहाँ पर वर्टिकल के रूप में दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स में हवा समानांतर चलती है और लैटिट्यूडनल सैंडल्स में हवा सैंडल्स के वर्टिकल चलती है। यही बेसिक्स अंतर है। आइए थोड़ा सा और दोनों को हम लोग कैसे करते हैं समझने का प्रयास और करें दूसरे एंगल से। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग काम करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स का ही, लॉन्गिट्यूडनल्स को समझते हैं। तो सबसे मेन इसमें देखिए ये कहाँ बनता है, ये एरिया में हो जाना है। ये इंटरनल पार्ट ऑफ डेजर्ट में बनता है, इंटरनल पार्ट में बनेगा। डेजर्ट का आप अंदर में चले जाइए, इंटरनल पार्ट ऑफ डेजर्ट में बनेगा, यानी मरुस्थल के आंतरिक हिस्से में बनेगा। और आंतरिक हिस्से में क्या होता है, वहां पर आप देखेंगे बालू का, सैंड का ह्यूज अमाउंट होता है, एम्पल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्पल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ह्यूज अमाउंट में सैंड है। और ह्यूज अमाउंट में सैंड रहता है और वहाँ तीव्र पवन वेग भी है, तो वो ह्यूज अमाउंट के सैंड और हवा पैरेलल भी चल रहा है, तो वहाँ देखेंगे इस तरह का कटा फटा टाइप का आपको बालू का स्तूप बन जाता है, इस तरह से कटा फटा टाइप का। और यहाँ पर विंड का डायरेक्शन क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, ये होगा पैरेलल सैंडल्स होता है। या तो इधर से चले या इधर से, दोनों में से एक ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तो डायरेक्शन आपको समझने के लिए बता दिया, या तो इधर से चल रहा है या इधर से चल रहा है, वर्टिकली चल रहा है। इसी लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स को ही क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं, सीफ। सीफ यही है, यहाँ हवा सैंडल्स का पैरेलल चलता है। यहाँ पर अभी बात करना है, यहाँ जो लेंथ होती है, लेंथ विड्थ से ज़्यादा होती है, ये बात याद रखना है कि इस तरह के सैंडल्स में हमेशा आपका देखेंगे लेंथ जो है, लेंथ, ये भी पॉइंट्स याद करने लायक है, लेंथ ऑलवेज मोर देन विड्थ, विड्थ ऑफ ड्यून्स। तो ड्यून्स के विड्थ के तुलना में लेंथ यहाँ पर ज़्यादा रहता है। जैसे आप देखें, अपना हम लोग के पास इंडिया का ही लेते हैं उदाहरण, थार डेजर्ट हम लोग के पास है, थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान में है। 2/3 इंडिया में पाया जाता है, 1/3 पाकिस्तान में भी है थार डेजर्ट का। वहाँ पर देखेंगे इस तरह के सैंडल्स की हाइट जो हम लोग देख रहे हैं, हाइट देखेंगे 5 मीटर से लेकर 45 मीटर तक इसका हाइट होता है, सैंडल्स का हाइट इतना होता है। लेंथ, अगर लेंथ देखा जाए, लंबाई, क्योंकि ये पैरेलल होता है हवा का, तो इसका लंबाई ज़्यादा होगा, पूरा ऐसे लंबा फैला रहेगा। और ये देखिए इसकी लंबाई 3000 मीटर तक है, हम लोग इस थार डेजर्ट में मिलता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे विड्थ अगर देख लिया जाए, विड्थ अगर हम लोग बात करें विड्थ पर, तो इसका चौड़ाई पर अगर बात करें तो 350 मीटर तक मिलता है। ये हम लोग का, मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, अपने थार डेजर्ट का,
थर्ड डेजर्ट का मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड डेजर्ट का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये थर्ड डेजर्ट का मैं बात कर रहा हूँ, और कौन सा किसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ, सीप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स के बारे में हम लोग बात किए, ये हमको समझ में आया कि यहाँ लेंथ ऑलवेज मोर देन विड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में हम लोग छूट जाता है, समझ में नहीं पाते हैं। पैरेलल होना चाहिए, ये पॉइंट्स याद रखना है कि हवा हमेशा पैरेलल रहेगा इस तरह के सैंडल्स को बनाने में। इंटरनल पार्ट में बनता है, ये भी याद करने के बाद, ये किनारे नहीं बनता, ऐसा नहीं कि डेजर्ट स्टार्ट होगा तुरंत आपको इस तरह का डेजर्ट इस तरह के सैंडल्स दिखने लगेंगे, नहीं मिलेगा। वहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड्स किनारे में ही तुरंत नहीं मिल जाएगा, तो ये बीच में बनते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग याद रखें तो कभी भी हम लोग का ये गलती नहीं होगा। अच्छा देखिए जैसे इसमें और है, जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग यहाँ पर ऐसा देख लिए, या एक और आप सैंडल्स ऐसा देख लें, ऐसा करके आपका सैंडल्स बना हुआ है, इसके बीच का जो बालू है, सैंड है, वो बहा दिया गया हवा के द्वारा, हवा के द्वारा बहा दिया गया है। तो हवा के द्वारा जो बहा दिया गया है, इम्प्टी सैंड हो गया, इम्प्टी हो गया, खाली हो गई। इम्प्टी सैंड होने से क्या हो गया, इम्प्टी सैंड होने से यहाँ गासी बन गया, गासी बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्टी कॉरिडोर। इम्प्टी कॉरिडोर से हम लोग का क्या बन गया, गासी बन गया साहब। तो इस तरह से आपको लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसवर्स सैंडल्स के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा ट्रांसवर्स के बारे में जान लें। क्या है ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स वैसे ही थोड़ा सा आपको पता चल ही गया। ट्रांसवर्स और लैटिट्यूडनल एक ही सैंडल्स है। ट्रांसवर्स लैटिट्यूडनल सैंडल्स दोनों एक ही। इसको हिंदी में हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। ट्रांसवर्स देखिए, ट्रांसवर्स या इसी का नाम क्या है, लैटिट्यूडनल सैंडल्स है। और इसी का नाम क्या है, बरखांस भी इसी का नाम है। बरचांस लिखते हैं, बरखान पढ़ते देते हैं बरखांस। तो ये नाम भी देखेंगे तुर्किस्तान से आया है। तुर्किस्तान मिडिल एशिया में पड़ता है और वहाँ से ये वहाँ के डेजर्ट्स में, तुर्किस्तान के डेजर्ट्स में आपको बरखांस मिलते हैं। तो वही का नाम है बरखांस। थोड़ा सा देखिए ये क्या होता है, बरखांस कैसे बनते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह का आपको मिलेगा, हॉर्न टाइप का मिलेगा। इसमें दो हॉर्न होते हैं, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। और यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह का इसका स्लिप फेस होता है, जैसे इधर से विंड आ रहा है और ये ऐसे ऐसे आपको ऐसे कर बना रहेगा। यानी बालू इधर से आ रहा है, सैंड इधर से, सैंड जो है ये है इस साइड से आ रहा है और इसका जो फिसल फ्लक है इधर है, स्लिप फेस इधर है, इधर फिसल रहा है। स्लिप फेस इसका अपोजिट साइड में होता है। टू हॉर्न्स आपको मिलेंगे, टू हॉर्न्स। एक हॉर्न्स आपको ये मिल गया, फर्स्ट नंबर का हॉर्न्स ये हो गया, सेकंड नंबर का ये हो गया। स्लिप फेस इसका इधर, इधर आपका कौन सा शेप हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, और इधर आपका कौन सा हो गया, कॉन्केव हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो पैरेलल चल रहा था। ये बरखांस का यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्टिकल चल रहा है। हवा जो जिधर से सैंड आ रही है उधर से वर्टिकल ही है। तो ये हम लोग को पॉइंट्स ध्यान देखना है। इसका शेप पर थोड़ा सा जाइए तो ये आपको देख रहे हैं चंद्राकार मिल रहा है, क्रेसेंट शेप में मिल रहा है, क्रेसेंट। इसी को हम लोग हिंदी में नौ चंद्राकार भी कह देते हैं। ऐसा ऐसा जैसे हम लोग को साइन बनता है, ऐसा मून के टाइप का कटा हुआ मून, नौ चंद्राकार या अर्थ टाइप का, अर्थ शेप में, इन अर्थ शेप। या इसको हम लोग बोलते भी हैं चापाकार बालू, चापाकार बालू स्तंभ, या आप अर्थ शेप सैंड ड्यून्स, ये हम लोग को पता चल गया है।
ढाल के बारे में हम लोग को पता चल गया। शिखर की ओर ये देखिए, जो ये एक और इधर बन गया, ये बन गया, और इसके बीच में जो ये आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया थोड़ा कल बदल देते हैं। ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये आपको डीप मिल गया, डीप मिल गया, गड्ढा आपको मिल गया, इसी को बेसिन भी कहते हैं। ये बरखान का बेसिन है, बेसिन है। तो इस तरह से हम लोग इनका बेसिन देख लिए। और जब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जरा देखेंगे, इसमें विड्थ जो होता है, विड्थ चौड़ाई, ऑलवेज मोर देन लेंथ। दोनों में ये देखिए कितना अंतर है। चौड़ाई यहाँ ज्यादा है लेंथ से, चौड़ाई लेंथ से लंबाई की अपेक्षा ज्यादा है। कभी कभी कई जगह लिखा मिलता है कि ये 12 टाइम्स ज्यादा होता है चौड़ाई इसका, चौड़ाई इसका ज्यादा होता है लंबाई की तुलना में, 12 टाइम्स ज्यादा है। आप देखेंगे इस तरह का चूरू में आपको बहुत मिलेगा। चूरू हम लोग का राजस्थान में मिलता है, चूरू में आपको बहुत सारे बरखांस मिलेंगे, बहुत ज्यादा ही बरखांस यहाँ चूरू में मिलता है। जोधपुर में मिलता है, तो वहाँ आपको बरखांस कई मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग बरखांस के बारे में भी बेसिक जानकारी हासिल कर लिए, क्या क्या कैसे मिलता है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जिधर से बालू इसमें आती है वो विंड की वर्टिकली होती है, वहाँ पर पैरेलल था। तो यहाँ पर आपको विंड के वर्टिकली है, यहाँ 2 हॉर्स मिल जा रहे हैं, और स्लिप फेस में कॉन्केव होता है, जबकि जो मूवमेंट ऑफ सैंड वाला डायरेक्शन रहता है वो कॉन्वेक्स स्लोप में है। वो भी ऑब्स्टेकल, इसको जैसे ही किनारे में जरा सा पेड़ कोई पौधा मिल गया या कोई बड़ा पथरीला भूभाग मिल गया जो रुकावट बालू को उत्पन्न कर दे, तो वहां पर आपको क्या है, सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, बरखांस बन जाएंगे। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप जरा सा और देखिए, कुछ और सैंड ड्यून्स है, जैसे निवाखा है, निवाखा एक सैंड ड्यून्स है। निवाखा ये क्या है, कोई बूस, जैसे मान लीजिए कोई झाड़ी है, बूस के अंदर या बूस ने किसी बालू को, बूस के किनारे किनारे बालू इकट्ठा हो गया, उसी को हम लोग क्या करते हैं, निवाखा कर देते हैं। कभी कभी मान लीजिए लघु गर्त है, छोटा गर्त है, कोई गड्ढा है या उसमें पानी नहीं भी है किनारे किनारे, इस किनारे पर अगर एक बालू आकर जमा हो जाए, एक स्ट्रिप ऑफ सैंड इकट्ठा हो जाए, तो इसी को हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बालू का स्ट्रिप जमा हो गया, बालू का स्ट्रिप जो जमा हो गया है, तो ये हम लोग का जो स्ट्रिप जमा हो गया, इसी को हम लोग लूनेट कह देते हैं, लूनेट। कभी कभी आपको यू आकार में इसको परावलय आकार कहते हैं, इसके रूप में सैंड ड्यून्स जमा हो जाए, यू शेप में जमा हो जाए धरातल पर, तो इसको हम लोग परावलयाकार सैंड ड्यून्स कहते हैं। कभी कभी आपको डोम शेप में भी सैंड ड्यून्स मिल जाएगा, जिसमें स्लिप फेस ऑब्सेंट होता है, ऐसा आपको मिल जाएगा। ये इस तरह का मिल गया, इसमें कोई स्लिप फेस है ही नहीं, ये कोई स्लिप फेस नहीं है, ये डोम शेप का है, डोम शेप का है। तो ये देख रहे हैं कि दो बेसिक्स तो हम लोग जाने कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रैवर्स होता है। उसके बाद निवाखा क्या है, तो परीक्षा में कभी मिल गया कि निवाखा क्या होता है, तो जब सैंड ड्यून्स को, बालू को बूस ने रोक दिया, वैसे सैंड ड्यून्स को हम लोग निवाखा कह देते हैं। कभी कभी जो लघु गर्त होते हैं उसके किनारे बालू इकट्ठा हो गए, उसी को हम लोग क्या कह दिए, लूनेट कह दिए। यू शेप में बालू इकट्ठा हो गया, इसी को हम लोग परावलयाकार कहते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। डोम शेप में आपको बन गया। कभी कभी वेल शेप में भी, जैसे बहुत ह्यूज अमाउंट में बालू, एक ढेर, बालू के ढेर के रूप में जमा हो जाए, ह्यूज अमाउंट में से बालू का ढेर बैठ जाए, तो इसको हम लोग वेल शेप से यूज करते हैं। वेल शेप, ह्यूज अमाउंट में यहाँ मोटा बालू बैठा हुआ है, मोटा, ठीक अमाउंट में बालू यहाँ पर जमा है, ठीक अमाउंट में बालू जमा है, तो इसको वेल शेप सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए। इस प्रकार से लगभग हम लोगों ने पॉल का निक्षेपण में कैप्चर किया। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और आपको लोयस है,
लोएस का हम लोग एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाएंगे, तब हम लोग लोएस को समझेंगे। लोएस जो कि कभी मान लीजिए टिप्पणी के रूप में लिख दिया, अलग से लिखिए किसी स्टेट में, झारखंड PCS दे रहे हैं उसी में आ गया कि लोएस को लिखिए, उस तरह का क्वेश्चन वहाँ आपको झारखंड में छोटे छोटे भी प्रश्न आते हैं, तो वहाँ आपको उस तरह का लोएस पर एक टिप्पणी लिखिए कमेंट, तो उसको हम अलग से चैप्टर में पढ़ा देंगे। थैंक यू।